थोड़ा सा मैं यहाँ से डिफर करूंगा आपसे। मुझे लगता है कि ऐसा वर्ड हम नहीं बोल सकते कि अनअफेक्टेड है, हम ये बोल सकते हैं कि कम अफेक्टेड है। नहीं कि सिर्फ ही सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। भारत को कोशिश ही करनी है कि विश्व को ये संकेत देना है कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी कि बहुत ही ज्यादा आउटसाइड इन्फ्लुएंस है। 1 मार्च 2026 को ही हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को लेके। बट एट द सेम डे हमें ये न्यूज़ अपडेट आ चुकी थी कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनका असैसिनेशन हो चुका है। सो उस वजह से ये टॉपिक थोड़ा सा इररिलेवेंट बन चुका था एट द डे वी आर रिकॉर्डिंग इवन। बट रिसेंटली कल की ये न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने एक अटैक किया है अफगानिस्तान के बेस के ऊपर, मिलिट्री बेस के ऊपर कांधार में। और उससे पहले अफगानिस्तान ने भी सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है पाकिस्तान में, अल जजीरा न्यूज़ आर्टिकल है ये। एंड फिर से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बन जाता है डिस्कशन के लिए। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू विल रियली गेट वेरी इन्फॉर्म्ड। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक कुमार एंड यू आर वाचिंग TWF। आज जो हम लोग मुद्दा डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं वो है पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को लेके, जहाँ की हमारा हिस्टोरिकली बात करें तो इनके रिश्ते कभी बढ़िया थे ही नहीं। चाहे वो तालिबान का इशू हो, चाहे वो डूरंड लाइन का इशू हो, या फिर इंडिया और अफगानिस्तान के बढ़ते क्लोज रिलेशन का इशू हो। बट 2021 में जब तालिबान आया था तो वर्ल्ड ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो मिलकर शायद साउथ एशियन रीजन को और डिस्टर्ब करेगी। बट करंट सिचुएशन को देखें तो ये दोनों कंट्रीज आपस में ही उलझी हुई है। अब एक्चुअल मुद्दा हमें ये जानना है कि क्या ये सिर्फ उनके बॉर्डर की टेंशन है या फिर ये किसी बड़े स्ट्रेटजी के तहत इसको साउथ एशिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। वो इस मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दो पैनलिस्ट, ऋषभ सर और तलहा इमरोज भाई। ऋषभ सर एक सीनियर यूपीएससी फैकल्टी हैं। इनका इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, एनवायरनमेंट के मुद्दों को करंट अफेयर से जोड़कर एक्सप्लेन करने का तरीका काफ़ी बेहतर और अच्छा है। और तलहा भाई की हम लोग बात करें तो हर एक प्राइम शो में इवनिंग में ये हमेशा न्यूट्रल स्टांस लेके देश हित की बात करते हुए दिख जाते हैं। सो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया TWS में पहले गेस्ट बनने के लिए। और सीधे हम लोग चलते हैं सवालों के ऊपर बिना कोई समय। और सबसे पहला सवाल मेरा ऋषभ सर से होगा। सर आप थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकल एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इशू है, क्या ये इमीडिएट इशू है या फिर इसका कुछ बैकग्राउंड भी है? राइट सर, थैंक यू सो मच। सर जैसे कि आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो ये इशू है ये दिख रहा है अभी इमीडिएट कंसर्न, बट इसके हिस्टोरिकल टाइज बहुत लंबे हैं। सो मैं इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कुछ 4 से 5 पॉइंट्स में कवर करना चाहूंगा। फर्स्ट आई लाइक टू से कि ये जो इशू है ये 1893 में ही इसकी इमरजेंस हो गई थी, यानी कि डुरंड लाइन का डिस्प्यूट। आप सब जानते हैं डुरंड लाइन। डुरंड लाइन क्या थी? एक ऑफिशियल लाइन थी, एक ऑफिशियल लाइन, और ये लाइन डिफरेंशिएट करती थी ब्रिटिश इंडिया उस समय के अफगानिस्तान को। और उसके बाद आप जैसे कि जानते हैं कि भारत का विभाजन हो गया, यानी कि भारत और पाकिस्तान भी अलग हो गए। तो फिर वो जो लाइन है वो पाकिस्तान के साथ लग गई जो इनकी इमीडिएट बॉर्डर है। बट द होल पॉइंट इज ब्रिटिशर्स ने ये एग्रीमेंट किया था अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान ये कहती है कि अब ब्रिटिशर्स नहीं है, हम उस डुरंड लाइन को मानते नहीं है। यानी कि आफ्टर दी पार्टीशन, आफ्टर दी पाकिस्तान, ये डुरंड लाइन का अस्तित्व है ही नहीं। सो दे नेवर ऑफिशियली एक्सेप्टेड इट। इसलिए आप देखेंगे पाकिस्तान और जो आपका अफगानिस्तान है, दे ऑलवेज गेट इन फाइट। और अफगानिस्तान का मानना है, अगर मैं अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो बलूचिस्तान से होती उनकी ये लाइन जाती है, यानी कि बहुत अंदर पाकिस्तान की सीमा के अंदर बताते हैं कि उनकी एक्चुअल है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि वो डुरंड लाइन जो ब्रिटिशर्स ने आई थी उसी पे हम कायम रहे। सो पहला डिस्प्यूट यहाँ से निकलता है। दूसरा डिस्प्यूट है सर पश्तून का, यानी पश्तून जो ट्राइब है ये दोनों साइड रहती है बॉर्डर के, अफगानिस्तान भी रहती है, पाकिस्तान भी रहती है। एंड अफगानिस्तान में हिस्टोरिकली आप देखोगे पश्तूनिस्तान कॉन्सेप्ट है, पश्तूनिस्तान वो बनाना चाहते थे अपनी एक नई कह सकते हो कंट्री कह सकते हो, या कह सकते हो कि वो हमेशा देखते थे कि हम इसको एक अलग राज्य की तरह बनाएं। सो पाकिस्तान के अंदर है जो पश्तून है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे रिवोल्ट करते हुए दिखते हैं पाकिस्तान के अंदर। और तालिबान फैक्टर भी आपने जैसे जिक्र किया 2021 में आ गया है।
अब नोटिस करा जाएगा कि जब तालिबान आया था तब ऐसा लग रहा था, क्योंकि अल कायदा, तालिबान, ये चाचा ताऊ के लड़के आपस में अलग अलग तो है नहीं कोई, तो ऐसा ही लग रहा था कि यार दोनों सेम है। और पाकिस्तान वॉज वेरी हैप्पी कि यार दोनों सेम रहेंगे, हो सकता है तालिबान हमसे लड़ाई भी नहीं करेगा। बट अनदर ऑर्गेनाइजेशन टीटीपी, जिसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये भी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन निकल के आई जो पाकिस्तान के अंदर रिवोल्ट करी है। एंड द पॉइंट इज अफगानिस्तान इसको मना नहीं करता है। मुद्दे की बात यह है सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है ना, ट्रस्ट डेफिसिट का है, भरोसे की कमी का है। दोनों एक दूसरे के बॉर्डर्स को क्लेम करते हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान एक्यूज करता है पाकिस्तान को कि वो एयर स्ट्राइक करता है, इंटरफेरेंस करता है, और पाकिस्तान एक्यूज करता है कि So अफगानिस्तान my जो है next question is एंटी from Tala sir. मिलिटेंट्स को Sir, जगह दे रहा है, दो तहरीके countries, low तालिबान economic पाकिस्तान countries जो वाले हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहा है। तो अफगानिस्तान ये और आई थिंक दिस इज द पाकिस्तान, ये हिस्टोरिकल इतने इकोनॉमिकली हाई नहीं है कि आपस में बैकग्राउंड जो फुल फ्लेज दोनों वॉर को में इन्वॉल्व हो देखना सके। फिर पड़ेगा। भी सो ये कोई इतने एयर डीप स्ट्राइक्स करना, रूटेड एक अभी रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट है, अफगानिस्तान ऐसा पे नहीं है कि अटैक सिर्फ किया आज है, तो पाकिस्तान ने, उसके बहुत ऊपर टाइम से रहा रहते है, अगर, तो ये आज सिर्फ चीजें सुर्खियों में आया है। इतनी लो इकोनॉमिक जैसे कंट्री हमें कैसे कर ऋषभ सकती सर है ने बिना बताया, ग्लोबल, बहुत फिर ही बिना अच्छे एक्सटर्नल तरह से पावर हमें के बन समझाया कि सके। कैसे ये कोई भी अभी 1.5-2 साल या 5 साल की बात नहीं है। ये इशू जो है वो बहुत पुराना रहा है, और उसी की बुनियाद पे आज हमें जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसी की बुनियाद पे है। सो आई एम टोटली एग्री विथ हिम। So my next question is from Tala sir कि ये जो दोनों लो इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, हम्म। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दोनों की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो दोनों फुल फ्लेज वॉर में इन्वॉल्व हो सके। हाँ स्टिल दे जी। आर डूइंग मिसाइल अटैक्स, एयर स्ट्राइक्स। हाउ इज दैट पॉसिबल विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट? तो क्या ये जस्ट एक दो बॉर्डर की लड़ाई है, या फिर ये ग्लोबल पॉलिटिक्स की विक्टिम बन चुके हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराया आपने। इसके पीछे हमें बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। ये सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात है ही नहीं। आप किसी भी वॉर में देखिए, कोई भी उतना इकोनॉमिक स्टेबल नहीं है। क्या यूक्रेन उतना इकोनॉमिक स्टेबल था? नहीं था। क्या गजा जो इतने वक्त से फाइट बैक कर रहा है, वो अलग बात है कि हमास के जरिए ही फाइट बैक कर रहा है, या फिर और भी एक्सटर्नल फोर्सेस के तहत फाइट बैक कर रहा है, लेकिन कर रहा है। तो जो भी वॉर में होते हैं वो फाइट बैक तो करते हैं। जहां तक बात है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं है, फिर भी फाइट कर रहे हैं, तो हमें इनकी हिस्ट्री समझने की जरूरत है। अफगानिस्तान वो देश है जिसने सोवियत यूनियन को पछाड़ के रख दिया, वो देश है जिसने अमेरिका को पछाड़ के रख दिया। और पाकिस्तान की भी ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान की भी मिलिट्री स्ट्रांग है, एक वर्ल्ड में डिग्निफाइड मिलिट्री है। डिस्पाइट ऑफ दैट कि हमसे वो हमेशा ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर और भी कोई इवेंट हो, उसमें हम उन्हें दिखाते हैं कि उनकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है। लेकिन इन कंपैरिजन विद अफगानिस्तान अगर हम देखेंगे, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आपको मिलिट्री बेस की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान की स्ट्रांग है। लेकिन अफगानियों के पास जो है ना, हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। अफगानियों के पास जज्बा है, अफगानियों के पास रिकॉर्ड है, और अफगानियों के पास एक हक है लड़ने का, पीरियड ऑफ एम्पायर्स। तो उन लोगों ने बड़े बड़े एम्पायर्स को गिरा दिया है। ये पाकिस्तान कुछ नहीं है अफगानिस्तान के सामने। हमारी डिप्लोमेसी भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तानी को सपोर्ट करती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, हाँ, छोटा से छोटा मुल्क भी होता है तो लड़ने की क्षमता तो जरूर रखता है। बिल्कुल सर, मुझे भी ऐसी लगता है कि तलहा सर ने बहुत सही बात बोला, छोटी से छोटी इकोनॉमी हो बड़ी हो फर्क नहीं पड़ता। आज यूक्रेन एक बहुत छोटी इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ रशिया, बट लड़ ही रहा है, और पिछले 5 साल से युद्ध चल ही रहा है 2021 से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होते हैं बड़ी इकोनॉमीज के। यानी अगर हम बात करते हैं कल को पाकिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध होता है, तो इनको फंड देने वाला कौन है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये दोनों तो सिर्फ एक आप समझ सकते हैं कि सामने के पहलू हैं जो दिख पा रहे हैं, बट इसके पीछे बहुत सारे फंड्स आते हैं कहीं ना कहीं से। यू नेवर नो इफ इंडिया, कुछ नहीं पता क्या इंडिया सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को, इनडायरेक्टली प्रेशराइज कर रहा है पाकिस्तान की तरफ, या ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये चाल हो CIA की, ये चाल हो अमेरिका की, ताकि डिस्टेबलाइज हो अफगानिस्तान किसी तरीके से, और उनको एक मौका मिल जाए कि वो वापस आ जाए इस नाम पर कि, और वो वैसे भी यही रहते कि मुझे बेस चाहिए, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ट्रम्प का एंगल भी देख सकते हैं, हो सकता है रशिया एंगल भी हो, नेवर नो, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले देश भी हैं। तो मुझे लगता है छोटी और बड़ी एकेडमी इकोनॉमी का देना नहीं है इसमें। इसमें जो मेजरली देना है वो इंटरेस्ट का है। सर अगला सवाल भी मेरा आप ही से होगा
कि अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के फिलहाल जितने भी नेबर्स है फ्रॉम श्रीलंका टू चाइना, ये चारों तरफ से इंडिया इतने डीस्टेबिलिटी के साथ घिरा हुआ है, फिर भी वी सॉ कि अनअफेक्टेड रहता है इन रीजन्स के इतने डिवास्टेशन के बाद भी इंडिया स्टिल ग्रोइंग लाइक अ लीडर एंड स्टिल इट इज अनअफेक्टेड। हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब वो कैसे इस चीज को टैकल कैसे करते हैं इस सिचुएशन को इंडिया? थोड़ा सा मैं यहाँ से डिफर करूंगा आपसे। मुझे लगता है कि ऐसा वर्ड हम नहीं बोल सकते कि अनअफेक्टेड है, हम ये बोल सकते हैं कि कम अफेक्टेड है। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं हो सकती जो अफेक्टेड ना हो वॉर से। वॉर्स होते हैं तो इंडिया इफेक्ट पड़ता है, तेल महंगा होता है, हमारे करंट अकाउंट के घाटे बढ़ते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ते हैं, हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, बोरिंग रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हमारे रुपी के और डॉलर का जो आपका रिलेशन है उस पर फर्क पड़ता है। सो ऐसा नहीं कह सकते कि इफेक्ट नहीं पड़ता है। महंगाई, इम्पोर्ट, इन्फ्लेशन भारत में आ रही है। जब भी आप डिस्टेबलाइज होते हैं तो बाहरी ताकत जो होती है, जो आपके वेस्टर्न नेशंस है, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शुड ऑलवेज बिलीव कि जितनी स्टेबिलिटी उसके साउथ एशिया में भी, उतनी ही वो ग्रोथ भी कर पाएगा। सो इकलौते हम अगर ठीक है तो हमें खुश नहीं होने की जरूरत, क्योंकि हम कितने भी ठीक हो जाएं, कहते हैं कि अगर आपके पड़ोसी के घर में आग लगी है तो आप तक भी आएगी आएगी, उसका असर आप तक भी आएगा आएगा। तो ऐसा खुश नहीं हो सकते कि वो लोग तबाही में हैं तो हम ठीक हैं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और हो सकती थी, और ज्यादा हो सकती थी, उसके कंपैरिजन में कम है। बट हाँ, प्रोवाइडेड आफ्टर हैविंग सेड दिस, मुझे ये भी लगता है कि भारत जो है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो भारत में है, रेगुलर इलेक्शन, स्टेबल गवर्नेंस, या हमारी इकोनॉमिक आप कह सकते हैं पावर, जो नॉमिनल जीडीपी आज है चौथा लार्जेस्ट बन गई है, परचेजिंग पावर पार्टी में आप तीसरे नंबर पे आते हैं। और हमारी फॉरेन पॉलिसी आप हमेशा से देखेंगे स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं बैलेंस्ड अप्रोच में रही है। यानी इंडिया यूएस से भी रिलेशंस मेंटेन करता है, तो रशिया से भी करता है, तो मिडिल ईस्ट में भी है, आसियान के साथ भी है, G20 में भी है, ब्रिक्स में भी है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो वो 1961 का नाम था वो आज भी जिंदा है, बस वो थोड़ा सा नाम बदल गया, वो नॉन अलाइनमेंट की जगह मल्टी अलाइनमेंट हो गया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया सब जगह अलाइंड है, तो इसलिए कहीं ना कहीं भारत की एक पक्ष लेता हुआ नहीं दिखेगा और सब एंगल्स में दिखेगा, इसलिए उसके ऊपर असर कम आता है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, भारत के पास जो मिलिट्री है वो काफी अच्छी है, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस काफी अच्छी है, हमारे आर्म फोर्सेस काफी अच्छे हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है जो एक डेटरेंस का काम करता है। और हम विश्व को बार बार ये बता के आए हैं कि इंडिया इज नॉट अ पपेट, और इंडिया कोई एक ब्लॉक को सपोर्ट नहीं करता है। तो गड़बड़ क्या हो जाती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे राज्यों के साथ, ऐसे देशों के साथ सपोर्ट कर जाते हैं किसी न किसी को। तो इंडिया क्या करता है, अपना काम निकलवा लेता है डिप्लोमेटिकली, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सपोर्ट नहीं करता है। इस वजह से कहीं ना कहीं वो स्ट्रिंग्स जो है वो हम आ सकते हैं गेम लीडर। सो इस वजह से ये बात जरूर कही जा सकती है कि इंडिया जो है आज की डेट में साउथ एशिया में कंपेरेटिवली स्टेबल है। पर ये कॉशन भी है, ये घबराहट भी है। बांग्लादेश जो कि इकोनॉमिक लॉसेस में जा रहा है, जहाँ पे गवर्नेंस इश्यूज हैं, म्यांमार जहाँ पे आज की डेट में आप देखते हैं कि मिलिट्री रूल चल रहा है, श्रीलंका जो कि इकोनॉमिक में है, पाकिस्तान के साथ के रिश्ते अच्छे नहीं है, चाइना ऑब्वियसली एक ऐसा देश है जिसके साथ आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, भूटान वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ योर्स, वो आज की डेट में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है किस तरफ, वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स चाइना। तो अगर एशिया की कोई भी कंट्री, आप बोलते हैं मॉलदीव के साथ आप रिश्ते देखेंगे बिगड़े हैं पिछले 10 सालों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ग्रोथ का जो पैरामीटर है, जो बेंचमार्क है, वो ये होना चाहिए कि साउथ एशिया में हम कितने कंट्रीज को स्टेबलाइज रख पाते हैं। राइट सर, ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें एक चीज में कि तलहा भाई आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप कैमरा बंद कर, आपसे भी पूछना चाहूंगा, ये मैं दोनों को इसे पूछना चाहूंगा। ये जो सिचुएशन है एक तरह से बोल सकते हैं स्ट्रैटेजिकली अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, या फिर ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है? अपॉर्चुनिटी इन सेंस हम कई बार कहते हैं कि हमें पीओके को वापस लेना है, प्लस में जो सीपीईसी जो है चाइना का जो इनिशिएटिव है सीपीईसी, उसको भी हमें टैकल करना है। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टेड पार्टनर हमारा हो सकता है वो अफगानिस्तान हो सकता है। सो पाकिस्तान को भी डिवास्टेट करने के लिए, उनको कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज करने के लिए, क्या ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, या फिर एक के कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ते जाएगा, एक सिक्योरिटी थ्रेट बनेगा इंडिया के लिए? तलहा भाई आप पहले। सर देखिए, बहुत अच्छे से ऋषभ सर ने अभी समझाया और बहुत ही बैलेंस्ड इन्होंने बात करी कि कैसे सिर्फ और सिर्फ हम अनहार्म्ड नहीं होते हैं, कोई ना कोई इफेक्ट तो होता ही होता है। अभी आप जैसे पूछ रहे हो कि क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट है या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है,
ऐसा नहीं कि सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। अपॉर्चुनिटी कैसे है कि हम साउथ एशिया में एक मीडिएटर के रूप में उभर सकते हैं। हम ये शो कर सकते हैं कि वी आर द मोस्ट बैलेंस्ड वन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में जहां आप मिडिल ईस्ट में देखो, अभी ईरान ने करीबन 8 से 9 देशों के ऊपर हमला किया है। वो अलग बात है, उन्होंने रिटेलिएट नहीं करा, लेकिन कर सकते हैं। इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर रही है। साउथ एशिया इंडल्ज्ड है, यूरोप इंडल्ज्ड है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो टेंशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच सिर्फ इंडिया ही है जो, वो अलग बात है कि इफेक्ट हो रहा है रुपी की वजह से, वो अलग बात है कि इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, तेल पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आप अगर उसकी बात करोगे, स्टेबिलिटी की बात करोगे, तो इंडिया बहुत स्टेबल दिख रहा है, बहुत स्टेबल। और ये पहल कर सकता है, मॉडरेटर बन सकता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच। हालांकि सिक्योरिटी थ्रेट भी है, टेररिस्ट को इम्प्लांट करने का बहुत अच्छा मौका है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इसमें बहुत ही इजीली वो कर सकते हैं। तो हमारे लिए दोनों मसला है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। और सर मुझे ऐसा लगता है कि ना रेफ्यूजी क्राइसिस भी एक नई समस्या आने वाली है। जैसे आप ये सोच के चलते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ेंगे तो अफगानिस्तान से लोग निकल के भारत में आ जाएंगे, तो रेफ्यूजीज वैसे हमें प्रॉब्लम है। और इसी के बहाने जैसा आपने कहा कि ये सबसे अच्छा टाइम होता है टेरर इन्फिल्ट्रेशन का। बिल्कुल हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि जो इंडिया एक ऐसी सॉफ्ट पावर पे काम करेगा, इंडिया सागर डॉक्ट्रिन पे काम करेगा, इंडिया गुजरात डॉक्ट्रिन के तहत, पार्शियल प्रिंसिपल्स के तहत इंडिया देता रहेगा, इंडिया सपोर्ट करता रहेगा साउथ एशिया के अंदर। बट ऑन दी अदर हैंड साउथ एशिया के अंदर अगर आपको एक्चुअल स्टेबिलिटी चाहिए तो यू नीड टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी आएगी तो ऑटोमेटिकली साउथ एशिया के अंदर भी स्टेबिलिटी आएगी। तो यानी कि ये वर्ल्ड लेवल पे शांति लाने का एक जरिया होना चाहिए। बाकी कंट्रीज उनका सपोर्ट चाहिए ग्रोथ में, एंड इंडिया को ये बात सबको समझानी पड़ेगी कि ग्रोथ ज्यादा जरूरी है। और वो कैसे कर सकते हो, जब आप खुद कहते हैं, एक डाउट था सर कि द ओनली वे टू इंस्पायर अदर्स इज टू इंस्पायर योरसेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है भारत को खुद पे काम करते रहना है। आने वाले टाइम पे जो कंट्रीज हैं दे विल लुक फॉरवर्ड, अपने आप हमारी तरफ देखेंगे। बिल्कुल सर, बहुत ही ज्यादा अच्छी बातें रख रहे हैं और हम एग्री करते हैं सर की बातों से कि इंडिया एक स्टेबल देश था, स्टेबल देश रहेगा। अगर डिप्लोमेसी की हमारी बात करें तो हमारी डिप्लोमेसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, नो डाउट। सो वी विल like be represented as a stable country. That's what. All right. That's thank you. All right. Sir, I want just a closing statement on this topic, on this whole topic. एक conclusion लाना चाहेंगे हम अगर 5-6 स्टेटमेंट में, तो वो कैसे आप देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है कि द ओनली वे अवॉइड वॉर्स बाय प्रिपेयरिंग फॉर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वॉर को खत्म करना है, जैसा कि आपने बोला, तो तैयार रहना पड़ेगा, भारत को भी तैयार रहना पड़ेगा। और ये सोच के नहीं रहना पड़ेगा कि ये इंस्टेबिलिटी या ये जो चीजें हैं नहीं आएंगी। यू नेवर नो, इंडिया हैज टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एनी फ्रंट वॉर, चाहे वो अंदर से है चाहे वो बाहर से है। किस तरीके से डिस्टेबलाइज करा जाएगा भारत को वो नहीं पता, बट हाँ आज स्थितियां हमारे पक्ष में हैं और हमें कोशिश करनी है, भारत को कोशिश ही करनी है कि विश्व को ये संकेत देता रहे कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, टाइम विल कम। और भारत ये बताता है कि अब समय नहीं है, टाइम आएगा जब। तो इस बात से आप दोनों चीजें बता सकते हैं कि यानी इंडिया भी कहता है कि वॉर होगा, पर आज नहीं होगा, समय आएगा तब होगा। आज इकोनॉमिकल चीजें हमारे हाथ में। एंड जब बात करते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की, तो मुझे लगता है कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखेंगे कि शांति आ जाएगी। पर ये छोटी छोटी लड़ाइयां होती रहेंगी, बार बार होती रहेंगी, एंड वी शुड नॉट ट्रस्ट तालिबान ऑल्सो ब्लाइंडली। बट ऑन दी अदर हैंड हम लोगों को उनके साथ ट्रेड और बातें कंटिन्यू रखनी चाहिए। क्लोजिंग रिमार्क यही होगा। तो ओवरऑल जो मैटर करता है वो मैटर करता है इंसान की जिंदगी, इंसान के लाइफ की स्टेबिलिटी और उसका फ्यूचर। कोई भी का भी इंसान ये नहीं चाहता है कि उसकी जिंदगी इफेक्ट हो इन वर्ल्ड पावर्स की वजह से। सभी स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी जिंदगी में। हम भी यही पीस करेंगे, एट द एंड दुआ करेंगे कि पीस आए दुनिया में। इट शुड बी द ओनली फोकस which should be on peace. That's what. Thank you.
Thank you so much both of you for joining It TBF. was great discussion by the way, great discussion. ऋषभ सर से बहुत Great कुछ discussion. सीखने Thank you को so मिला, much. बहुत अच्छा मॉडरेट करा आपने ऋतिक भाई. It was great, really Thank you great. so much. Thank you everyone. Stay informed. TWF. Thank you. Stay informed and stay ethical and watch TWF. Thank you. Thank you.